नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं हमेशा ही 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड साइंस और कॉमर्स के मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। तो जब भी एक ऐसा इस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड हायर इंग्लिश की 1.1 पोएम। इसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसको लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। हम देखते हैं, He was the author of Gitanjali and it's the profoundly sensitive, fresh and the beautiful verse. इनकी कविता बहुत ही ब्यूटीफुल होती थी और बहुत ही मार्गदर्शन करने वाली इनकी कविताएं और इनके लेख हुआ करते थे। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1930. ये भारत के ऐसे एकमात्र नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनके लिटरेचर से रिलेटेड 1913 में। This poem is one of his the vastly read and the discussed the poem. It was the originally composed in Bengali and later he himself translated into the English. कविता सबसे पहले बंगाली में लिखी गई थी, फिर बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। This poem is from his the Nobel Prize winning एथोलॉजी गीतांजलि, और ये उनकी गीतांजलि जो बुक है जिसके वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि ये जो बुक है वो सो मैनी पोएम का एक कलेक्शन है और उसी में से ये पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये कविता जब लिखी गई थी तब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था और उस राज में अंग्रेज तरह तरह के हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किया करते थे। हमें ना सोचने की आज़ादी थी, ना अपने मन मुताबिक कोई भी कार्य करने की आज़ादी थी। In this poem, beside the political freedom from the British, Tagore also appealed to the God for the social, educational, and the economic freedom for the people of India. इस पोएम में ये एक पोएम ना होके एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है जो कि वो भगवान से रविंद्रनाथ टैगोर जी कर रहे कि हमारे देश को सोशल, एजुकेशन और इकोनॉमिक फ्रीडम हमारे लोगों को प्रदान, ताकि हमारा देश तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता जाए। इस वजह से ही वो प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, रविंद्रनाथ जी टैगोर जी के बारे में एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि वो ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा था। सबसे पहले हमारे भारत देश का उन्होंने लिखा हुआ है राष्ट्रगीत जन गण मन, और दूसरा उन्होंने बांग्लादेश के लिए लिखा था अमार सोनार बांग्ला। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस पोएम की फर्स्ट पंक्तियों से। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर द हेड इज़ हेल्ड हाई। दोस्तों, हमारा जो जिस समय ये कविताएं लिखी गई थी उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो कवि ऐसे देश की कल्पना करते हैं कि जहाँ पे हमें हर कोई चीज़ कहने की, सोचने की हमारी आज़ादी, अपने विचारों को फ्रीली हर किसी के साथ शेयर कर सके, ऐसी वो आज़ादी की कल्पना करते हैं। और जब हम ऐसा अपना कार्य करना चाहते हैं जिससे कि हमें पूरे समाज में मान सम्मान मिले और हमारे कार्यों से हमारे मान सम्मान मिले और हमारा समाज में ऊंचा सर रहे, हम पूरे समाज में सर उठा के जिए, ऐसी कवि कल्पना करते हैं। दूसरी पंक्ति ये कहती है वेयर नॉलेज इज़ फ्री। कवि ऐसे देश की कल्पना करते हैं कि जिस देश में नॉलेज फ्री हो। यहाँ पे नॉलेज का मतलब होता है शिक्षा सभी के लिए फ्री हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो। शिक्षा को किसी भी जाति वर्ग में विभाजित ना हो, ऐसे वो कल्पना करते हैं और ऐसे ही देश की वो उम्मीद करते हैं जिस देश में नॉलेज पूरी तरीके से यानी सभी जाति धर्म के लोगों को शिक्षा फ्री हो।
आगे की लाइन देखते हैं हम, where the world has not been broken up into the fragments by the narrow domestic wall। नैरो को मतलब होता है संकीर्ण, डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारे लोकल, और वॉल्स का मतलब होती है दीवार। कवि ऐसे देश की कल्पना करते हैं कि वो देश तरह तरह से जाति, धर्म और वर्ग में विभाजित ना हो। जब कभी भी देश की बात आए तो सारा देश अपने जात धर्मों को भूल के एक हिंदुस्तान के बारे में सोचे, एक देश के बारे में सोचे, सब एक होके हमारे देश की तरक्की के बारे में सोचे। इस तरीके से कवि एक आज़ाद देश की कल्पना करते हैं जहाँ पे सभी धर्म और जाति के लोग मिलजुल के रहे। पंक्ति हम देखते हैं दोस्तों, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसे आज़ाद देश की कल्पना करते कि उस देश की जनता सच्चाई की राह पर चले, वो कभी भी किसी से झूठ ना कहे, वो अपने कार्य में हमेशा सच्चाई लाए। ऐसे देश की वो कल्पना करते कोई भी कार्य करे तो दिल से करे, सच्चाई से करे, ऐसे वो उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट पंक्ति हम देखते हैं, where the tireless striving stretches its arm towards perfections। कवि आगे कहते हैं कि उस देश के लोग टायरलेस होके सतत काम करें ताकि उनके काम करने से हमारे देश की तरक्की हो। वो हमेशा ऐसा काम करे जिससे हमारी देश की तरक्की हो, और उस तरक्की करने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे, और वो ऐसे प्रयास करते रहे कि जो भी कार्य वो करे उस कार्य में उनको परफेक्शन आए, और वो अपने काम में माहिर बने। ऐसे कवि कल्पना करते हैं। Where the streams of the reason has not lost its way into the dreary डेजर्ट सैंड ऑफ द डेड हैबिट। यहाँ पे डेड हैबिट का मतलब होता है पुराने रीति रिवाज, धर्म पे जो आधारित होते हैं। दोस्तों, कवि ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ पे सभी लोगों का जो विज़न हो वो क्लियर हो। कोई भी अपने विज़न पे, कोई भी अपने राह से भटका, रेगिस्तान में एक बात क्लियर होती है, मौत का रास्ता क्लियर हो जाता है। रेगिस्तान में हमारी मौत निश्चित होती है जब हमें दिखाई देता है। उस समय भी हमारे कार्य, हमारे विज़न पानी की तरह क्लियर होने चाहिए, किसी भी तरह की शंका ना हो। हम जो भी कार्य करें वो निश्चल मन हो के करें, हम किसी भी तरह के भय में ना रहे, और हमारे कार्य क्लियर हो, स्पष्ट हो, ऐसे वो कहते हैं। और लास्ट लाइन, डिजर्ट सैंड ऑफ द डेड एंड हैबिट। और जो हमारे तरीक़े को, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए जो भी पुरानी परंपराएं हो, उस परंपरा को नष्ट करके हम हमारे देश हितों में कार्य करें। कभी कहते हैं, वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय द थी। और इस कार्य को करने के लिए वो प्रभु से प्रार्थना, आप हमें सच्चाई पे चलने का रास्ता बताइए, आप हमारे कार्य को मार्गदर्शन कीजिए, मैं जो भी राह चुनूँ वो आपके बताए हुए मार्गदर्शन पे ही वो कार्यरत हो। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। जो भी विचार करे वो बड़े से बड़ा विचार करे, हम विशाल से भी विशाल विचार करें, और हमारे थॉट जो भी हो वो बड़े से बड़े हो, और वो जो हम विचार करते हैं वो हम अपने कृति में हम उस पर एक्शन भी ले, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े से बड़ा विचार करना बहुत ज़रूरी है। और विचार करने से कुछ नहीं होगा, जो भी देश हित में हम विचार करते हैं उसे हम अपने एक्शन में भी लाए, ऐसे देश की वो कल्पना करते हैं। लास्ट लाइन में देखते हैं हम, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो हे प्रभु, मेरे देश को स्वर्ग बनाने के लिए, उसे भयमुक्त करने के लिए आप हमें रास्ता दिखाइए, आप हमारे देश के लोगों को जागरूक कीजिए,
और मेरे देश के लोगों को जागरूक करे और वो हमेशा मेरे देश हित में ही कार्य करे। महान बनाने के लिए है प्रभु, आप अपना आशीर्वाद हमें दीजिए और हमारे देश को महान बनाने के लिए हमारे देश के लोगों को हमेशा जागरूक रखे। तो कवि ऐसे देश की कल्पना करते हैं, लेकिन मुझे बताते हुए दुख होता है बच्चों की जिस आज़ाद देश की उन्होंने कल्पना की थी, उस आज़ाद देश को वो देख नहीं पाए थे। आज़ादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने कभी भी ऐसे देश की कल्पना नहीं की थी कि जो देश तीन भागों में विभाजित हो। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारा देश तीन देशों में विभाजित हुआ था, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये ऐसे दो देश है जो अपने रक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर आज ये देश अगर अलग नहीं हुए होते, आज ये सारे देश अगर एक होते, तो आज हमारा देश विश्व गुरु बन चुका होता। आज हमारा देश तरक्की की सीढ़ी चढ़ चुका होता। तो आई होप आपको ये कविता पसंद आई होगी।